जय हिंद। नमस्कार साथियों। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती। क्या किया था बापूजी ने ऐसा जो 2 अक्टूबर को हमारा देश गांधी जयंती मनाता है। और आज हमारे देश में हमारी देश की मुद्रा पर बापूजी की फोटो है। क्यों बापू महात्मा नामों से मोहनदास करमचंद गांधी जी को संबोधित किया। बहुत से लोग बापू के खिलाफ है और बहुत से लोग गांधी जी के बापू जी के साथ है। आज भी और उस समय भी यही था। और ये हर इंसान के जीवन में ये परिस्थितियां बनती है कि जो वर्तमान उसका जब चल रहा होता है तो बहुत सी ऐसी चीजें होती जो कुछ लोगों को पसंद आती, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, इसलिए उनके खिलाफ चलते हैं और कुछ साथ चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी जी की। मोहनदास करमचंद गांधी जी इनका पूरा नाम था और 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ और 13 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। तो हम बात कर रहे थे बापू जी की। तो ये वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन इंग्लैंड चले गए थे। इसके बाद कुछ समय के लिए भारत में वापस रहे, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा धंधा पानी नहीं चल रहा था। तो इनके जीवन की जो शुरुआत होती है, जहाँ से जीवन परिवर्तित हुआ, वो यहीं से होता है। एक साउथ अफ्रीका में व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला इनको कहा जाता। उन्होंने गांधी जी को बुलाया दक्षिण अफ्रीका, उनका कोई केस था उसको लड़ने के लिए। और 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था कि 1 साल तक ये यहीं रहेंगे और 1 साल 2 साल जो भी था, और पूरा केस खत्म करने के बाद ही भारत वापस जाएंगे। हुआ क्या था, 1893 में जब बापूजी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए तो इनके लिए जो ट्रेन में टिकट की व्यवस्था की गई थी इनके द्वारा, फर्स्ट क्लास में रेलवे में इनकी ट्रेन की टिकट थी। लेकिन अंग्रेजों को ये पसंद नहीं था, क्योंकि उस समय लगभग दुनिया के बहुत से देशों पर ब्रिटिशर्स का राज था और उनको ये पसंद नहीं था कि कोई भारतीय या कोई काला व्यक्ति। हमारे यहाँ जाति सिस्टम चलता है, हम जाति में दलित और अछूत जैसे शब्द या चीजें हमारे यहाँ देश में सामना करते हैं, और उनके यहाँ काले गोरे का भेद चलता है। बहुत से देशों में चलता है या उस समय चलता था। अंदरूनी तौर पर आज भी वही चीज है, लेकिन अभी हर जगह गैर कानून हो गए। तो उन्होंने गांधी जी को उठाया और ट्रेन से बाहर फेंक दिया। पगड़ी गिर गई, बड़े आहत हुए और वही इन्होंने कहते हैं कसम खाई कि इन्होंने मुझे ट्रेन से निकाला है, मैं इन गोरों को अपने देश से निकाल के बाहर फेंक दूंगा। लेकिन सब कुछ सहते रहे। ये सहना उनकी मजबूरी थी या उनके लिए जरूरी था, क्योंकि जो दिया हुआ वचन था कि 2 साल यहाँ रहेंगे और केस लड़ेंगे, अगर वहां कुछ करते तो शायद उनको देश से ही बाहर निकाल दिया जाता और वो ये केस नहीं लड़ पाते। अपने वचन को पूरा करने के लिए सब कुछ सहा। इसके बाद साउथ अफ्रीका में ही शुरुआत कर दी आंदोलनों की। वहां जो लोगों के साथ अत्याचार हो रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उन्होंने वही दक्षिण अफ्रीका से आंदोलन शुरू कर दिए और वहां भी जेल में रहे। लेकिन वहां इनके आंदोलन का इतना प्रभाव पड़ा कि इनको एक विश्व स्तर पर पहचान मिल गई। और जब ये लौटे 15 जनवरी को, वही हमारे भारत में भारतीय प्रवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता। आगे बात करेंगे। वहां से जब लौटे तो इसके बाद ये लौटे थे तो सूट बूट में नहीं लौटे, जो भारतीय धोती पगड़ी वाली परंपरा है उसी से लौटे थे। और यहाँ जब ये आए तो उस बंदरगाह पर लोगों का बहुत बड़ा भीड़ लगी हुई थी इनको देखने के लिए। और कुछ लोग देख के हैरान थे कि हम तो समझ रहे थे कि कोई बैरिस्टर आए हैं तो इंग्लिश मैन टाइप से होंगे, लेकिन ये तो बिल्कुल एक साधारण व्यक्ति रहे। इसके बाद एक खिलाफत आंदोलन होता है टर्की में। टर्की में क्या, एक धर्मगुरु होते हैं खलीफा, जो मुस्लिमों के धर्मगुरु माने जाते हैं। तो ये अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेजों का टर्की में भी शासन था उस समय। कहते हैं कि एक समय ब्रिटिश क्राउन का सूर्य अस्त नहीं होता था। इतना बड़ा पूरी दुनिया में इनका साम्राज्य फैला हुआ था कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जब इनका राज है तो वहाँ सूर्य अस्त नहीं होता था, पूरे समय सूर्य उदय रहता था। आज खत्म हो चुका, सिमट के शायद 16-17 कंट्रीज पे ये रह गए। ये खिलाफत आंदोलन का गांधी जी ने समर्थन किया, जिससे काफी लोग इनके
नाराज हुए कि ये आप मतलब मुसलमानों को समर्थन कर रहे हैं। लेकिन गांधी जी के इसको समर्थन करने की पीछे की वजह ये थी कि मैं हिंदुओं के साथ साथ भारत की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों को भी साथ ले लूं, क्योंकि मुसलमान इससे पहले 1906 में ही बंगाल विभाजन और ऐसी बहुत सी चीज़ हो चुकी थी जिससे मुस्लिम और हिंदू दंगे या बट टकराव की स्थिति देश में पैदा हो चुकी थी और ये उनको एक करना चाहते थे। ये अलग उनकी व्यक्तिगत सोच थी, एक सोचने का स्तर था। आज किसी में है किसी में नहीं है वो अलग बात है। हुआ क्या था, उसी समय दक्षिण भारत, हमारा जो साउथ इंडिया वाला क्षेत्र है, वहां पर कुछ एक जगह दंगे भड़क गए जिसमें 1500 हिंदू मारे गए और कहते हैं लगभग 2000 के आसपास लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर मुस्लिम बना दिया गया, जिससे पूरा देश बहुत नाराज हुआ कि आप इस आंदोलन का समर्थन क्यों कर रहे हैं, आप ये आंदोलन से समर्थन वापस लीजिए। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए पूरा देश मायने रखता है, 1500 या 2000 लोग मायने नहीं रखते। ये उनकी व्यक्तिगत सोच थी। हम सोच सकते हैं, आपको सोचना है कि अब ये गांधी जी के लिए जरूरी था या मजबूरी था, क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहते ही। क्यों कहते हैं कि इन्हीं बहुत सारी चीजों को जो हम बता रहे हैं इनके ही आधार पर यहाँ भी चुप रहे, तो उनके चुप रहने के पीछे उनके पास एक विजन था, एक वजह थी। तो वो जरूरी थी या मजबूरी थी, वो आपको सोचना है। इसके बाद क्या होता है, असहयोग आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध आंदोलन है भारत में अंग्रेजों के खिलाफ। एक असहयोग आंदोलन, जब गांधी जी भारत लौट के आए तब तक लोग इस तरह से संगठित नहीं थे जिस तरह से गांधी जी ने लोगों को संगठित कर दिया था। सब टुकड़ों में बटे हुए थे, लेकिन गांधी जी के आने के बाद सब एक आवाज में सब एक साथ आ गए थे। तो असहयोग आंदोलन में वो गांधी जी ने देखा कि अंग्रेजों की कमाई किससे हो रही है, अंग्रेजों को पैसा कहाँ से आ रहा है और अंग्रेज आखिर करना क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने पाया कि ये जो इनका व्यवसाय चल रहा है भारत में, इसी को ठप अगर कर दिया जाए तो ये फिर भारत में रुक के करेंगे क्या। तो गांधी जी सारे देशवासियों से अपील करते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 से 1922 तक चलता है। देशवासियों से अपील करते हैं कि अंग्रेजों का कोई भी सामान आप ना खरीदें, स्वदेशी अपने देश की चीजें अपनाएं और अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करें। चरखे से मिली आजादी, बस इसी असहयोग आंदोलन में चरखे की शुरुआत उन्होंने खुद चरखा चला करके सूती वस्त्र बुन करके शुरुआत की थी। और उसके बाद देश में छोटे छोटे स्तर पर लोग चरखा चलाकर अपने लिए खुद कपड़े बनाने लगे, धागे बनाने लगे और बहुत सी चीजें छोटे छोटे स्तर पर कुटीर उद्योग जिसे कहा जाए वो तैयार होने लगा था। और पूरे देश का बहुत जोरदार समर्थन मिल रहा था और बहुत ज्यादा अंग्रेज भी इससे परेशान हो गए थे। इसी बीच में एक घटना हो जाती है, चोरा चोरी कांड। हमने भगत सिंह की वीडियो में भी बात की है। और होता क्या है चोरा चोरी कांड में, एक चोरा चोरी नामक जगह पर कुछ भीड़ एकत्रित होती है, जहां पर एक व्यापारी है और वो पुलिस वालों से निवेदन करता है भीड़ भगाइए, हमारे सामान का विरोध कर रहे हैं। पुलिस वाले उसको इन भीड़ को मना करते हैं, भीड़ नहीं हटती है तो कुछ लोगों पर भीड़ में हवलदार गोली मार देता है। फिर भीड़ भड़क जाती है और भीड़ गुस्से में उस पुलिस वाले को भी मार देती है और उस थाने में वो बाकी लोग भाग जा अंदर छिपते हैं। तो उसी थाने में पुलिस के ऊपर तेल डालकर थाने के ऊपर भीड़ आग लगा देती। लगभग कहते हैं 19 पुलिस वाले उस भीड़ में मारे गए। गलत था लेकिन ठीक है, जो उस समय हुआ हो गया। हम सिर्फ अब बात कर सकते हुआ क्या था। उससे गांधी जी आहत हुए, बहुत आहत हुए कि मैं कह रहा हूं शांति से, अहिंसा के तौर से हम आज़ादी पाएंगे, किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है, अहिंसा के दम पे आज़ादी मिलेगी, शांति बनाए रखो। लेकिन आप लोगों ने ये गलत किया, मैं असहयोग आंदोलन वापस लेता हूँ। पूरा देश नाराज हुआ गांधी जी से, पूरा देश नाराज हुआ। सारे जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे वो सब नाराज हुए कि आप अच्छा नहीं कर रहे, आपका असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना। लेकिन गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले चुके। उनका विजन क्लियर था कि मुझे जो करना है मैं अपने तरीके से करूंगा, शांति के साथ करूंगा। अगर शांति के साथ आप नहीं कर सकते तो मुझे आपके साथ इस तरह से नहीं करना, और असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता। इसमें भी बापूजी पर मतलब अगर आज की समय में जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि उन्होंने गलत किया। वो उनकी सोच थी, उनकी जो विजन था वो क्लियर था। क्योंकि जिस व्यक्ति का विजन क्लियर है कि मुझे ये करना है, वही आखिर तक सफलताओं को पाता है। एक इसके बाद आती है दांडी मार्च। और ये असहयोग आंदोलन के बाद भी कांग्रेस दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक नरम दल गरम दल, इतिहास पढ़ा होगा 6वीं 7वीं में, ये हमको पढ़ा दिया जाता है, नरम दल के नेता, गरम दल के नेता वगैरह वगैरह। तो गरम दल नरम दल इसी असहयोग आंदोलन के बाद बनता है।
फिर एक दांडी मार्च की बात आती है, तो दांडी मार्च में गांधी जी क्या करते हैं, 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत करते हैं। उस समय अंग्रेज नमक पर 2400% टैक्स बढ़ा देते हैं। सोचिए 2400%, अगर कोई चीज 100 रुपए का ये पेन है तो इस पर 2300 रुपये टैक्स, 2400 रुपये टैक्स लगेगा, 2500 रुपये का पेन हो जाएगा। 24% टैक्स, सीधा सीधा 2400% टैक्स बढ़ा दिया जाता है। गांधी जी कहते नमक तो प्रकृति ने दिया है, तुम कौन होते हो इतना टैक्स बढ़ाने वाले, हमें बेचने वाले, हम खुद नमक तैयार करें। लेकिन यहाँ से गांधी जी सीख चुके होते हैं कि मुझे अशिक्षित मतलब अनट्रेंड लोगों के साथ नहीं जाना, मैं जो अपने सेलेक्टेड लोग हैं उनको लेकर दांडी मार्च करूंगा। और गांधी जी जो उनके साथ में लोग थे, कहते हैं 69 लोगों को, 79 लोगों को लेकर के ये 12 मार्च 1930 को निकल जाते हैं दांडी यात्रा पर। दांडी मार्च जो आंदोलन है, और ये बात उनसे पहले ही कर लेते, भैया मार पड़ेगी, खाना पड़ेगा, हाथ नहीं उठाओगे, जो भी अंग्रेज सितम ढाएंगे आपको सहना पड़ेगा। सब तैयार होते हैं और इस तरह से दांडी मार्च की शुरुआत होती है। और जैसा गांधी जी कहते होता भी वैसे ही है, अंग्रेज इनको रोकते हैं और बहुत मार पड़ती है इन लोगों पर, लेकिन ये फिर खड़े होते और फिर आगे बढ़ लेते। ये सब देखकर धीरे 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 पूरा देश, बहुत बड़ी भीड़ इनके साथ उमड़ पड़ती है और एक आंदोलन के रूप में ये दांडी मार्च बदल जाता है। और जाकर के ये समुद्र किनारे एक चुटकी भर नमक लेके उठा के कहते हैं कि मैंने ये नमक सत्याग्रह खत्म किया। तो यहाँ भी लोग कहते हैं कि ये खुद भी पिटे, दूसरों को पिटवाया, ये मजबूरी थी। गांधी के अपने विचार थे, ये जरूरी थी, क्योंकि हमारे देश में जब 1857 की क्रांति, उस समय इतने ताकतवर राजा महाराजा थे, इतने सैनिक हमारे क्रांतिकारी साथ हो गए थे, उस विद्रोह तक को अंग्रेजों ने अपने हथियारों के दम पे दबा दिया। तो यहाँ तक आते आते तो स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, हमारे पास कुछ नहीं था, शक्ति के तौर पे कुछ नहीं था। और गांधी जी जानते थे कि अगर हम ताकत से लड़ने की सोचेंगे तो अंग्रेज पूरी तरह से हर आंदोलन को कुचल सकते हैं, इतने शक्तिशाली अब अंग्रेज हो चुके हैं। ये गांधी जी का मानना था। आपको समझना है कि उनके लिए मजबूरी था या जरूरी था। एक इरविन पैक्ट क्या है, जो वायसराय थे उस समय, इरविन। तो इरविन जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सैंडर्स की हत्या के जुर्म में पकड़े जाते हैं तो इनको फांसी की सजा की सुनाई जाती है। और उसी समय आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी बात होती है, जो जिसमें भारत को बुलाया जाता है, गोलमेज सम्मेलन। तो इरविन के साथ एक समझौता होता है जिसमें ये गांधी जी कहते हैं देखो भाई, हम शांति से लड़ रहे हैं, जो लोग शांति के साथ हैं, जो लोग हिंसा नहीं कर रहे, आप उनको छोड़िए। और इस पे इरविन तैयार हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं इनका क्या करूँ, इन तीनों का? बोले इनको आप अपने हिसाब, जो मेरे हिसाब से चलेगा वो मेरे साथ है, और या तो माई वे और अदर वे, या तो मेरे हिसाब से चलो या फिर आप अपने हिसाब से अपना देखो। ऐसा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उस समय ऐसा हुआ था, गांधी जी ने कह दिया था इरविन से कि आपको उनके साथ जो करना है आप अपने हिसाब से देख लो। फिर ये भी कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि गांधी जी से इरविन ने कहा था कि अगर आप लिख के ये दे दें कि अब ये भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी हम फांसी माफ कर देंगे और सजा भी कम कर देंगे। तो गांधी जी कहते भैया मैं लिख के नहीं दे सकता, मैं इनकी गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि क्या पता कल को ये फिर कोई दंगा कर दें। तो इस पे गांधी जी तैयार नहीं होते। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पार्लियामेंट में जो बिल पारित हुआ था तो ध्वनि मत से इसको ऐसे गांधी जी को बेवकूफ़ बना करके कि इस दो तरह के कैदियों की कैटेगरी बना दी गई, एक राजनीतिक बंदी और एक आपराधिक बंदी। तो ये आपराधिक बंदी थी, और जो राजनीतिक बंदी जो शांतिपूर्ण आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको छोड़ा जाएगा और इनको नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसा कुछ इतिहासकार का मत था। तो इस पे पूरा देश उन गांधी जी से नाराज हुआ कि आपने इन तीनों को नहीं बचाया। उनके अपने विचार थे कि भाई जो मेरे हिसाब से चलेगा, क्योंकि एक बापू जी का एक ही मानना था कि एक आदमी के हिसाब से एक विचारधारा अगर किसी सीट्स पे चलेगी, ऐसा नहीं है कि इसकी तेरी ढपली तू बजा मेरी ढपली में बजाऊं, इस हिसाब से काम नहीं चलेगा। इसलिए अगर ये इस हिसाब से चल रहा है तो इसमें मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। ये इस तरह से बातें सामने हुई, इससे बहुत से लोग नाराज हुए। वो अपने अपने विचार, हमें सिर्फ चीज़ें समझनी है। गांधी जयंती की हम बात कर रहे हैं। एक कांग्रेस में भ्रष्टाचार का एक मुद्दा और आया था 1930 के लगभग। उस समय गांधी जी को पता चला कि कांग्रेस में बहुत भ्रष्टाचार हो गया, क्योंकि कांग्रेस का
स्वरूप बहुत बड़ा हो चुका था, पूरा देश, बहुत से लोग कांग्रेस से जुड़ चुके थे, तो कांग्रेस में पैसा चलने लगा था पद के लिए। गांधी जी को ये बात पता चली तो गांधी जी ने कहा जवाहरलाल नेहरू से कि आप कांग्रेस को खत्म कर दीजिए, कांग्रेस को जमीन में गाड़ दो, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि नहीं बापू, अगर अभी कांग्रेस को तोड़ा तो पूरा देश टूट जाएगा, अभी हमको आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, इसलिए कांग्रेस का रहना बहुत जरूरी है, अभी हम कांग्रेस को नहीं तोड़ सकते, हाँ आज़ादी के बाद फिर तोड़ ताड़ के ख़त्म कर देंगे। बापू जी ये बात मान जाते, ठीक है अब ये आज़ादी की जो लड़ाई चल रही है, परिस्थितियाँ ऐसी है कि इस समय देश टूटना नहीं चाहिए, और इस तरह से इसमें भी कहा जाता है कि ये गांधी जी की मजबूरी थी, वो कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाए, लेकिन उस परिस्थिति के हिसाब से जो नेहरू ने कहा उनको वो जरूरी लगा, तो वो आप समझिए। एक प्रथम विश्व युद्ध की हम बात कर ही चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने धोखा दिया था, जब बापू गांधी जी ने साथ देने की बात करी अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने धोखा दिया, जो वादे किए थे कुछ भी नहीं निभाया। द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसी स्थिति बन चुकी थी, फिर गांधी जी ने देश से कहा, या देश के नौजवानों से, सैनिकों से कहा कि आप अंग्रेजों का साथ दीजिए, लेकिन इससे फिर पूरा भारत इनसे नाराज हुआ कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ये हमारे दुश्मन है और हम पर इतना जुल्म ढा रहे हैं, और आप इस तरह से इनका साथ देने की बात कर रहे थे। बहुत ही दयालु हृदय के व्यक्ति थे, उनका ये मानना था कि उन्होंने बात कर ली थी कि अंग्रेजों से कि हम इस बार आपको हमको आज़ादी देनी देनी, और अंग्रेज इस बात पर सहमत भी हो गए थे, ठीक है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन इस पर भी बहुत से लोगों की असहमति थी। इसके अलावा भी ये सब चीज़ें गांधी जी की उम्र भर चलती रही। दो तीन चीज़ें और आती है, एक आती है कि सीतारमैया, ये कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होता है और उनके सामने उस समय होते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और गांधी जी कह देते हैं कि सीतारमैया मेरा कैंडिडेट है, इनकी हार मतलब मेरी हार। सुभाष चंद्र बोस के सामने वो हार जाते हैं। गांधी जी को बहुत बुरा लगता है कि ये तो मतलब मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, लेकिन वो सुभाष चंद्र बोस को जब बोलते हैं कि आप अब ये पद छोड़ दो, इनकी इतनी व्यक्तित्व में इतना गहराई थी, जो लोग इनके इतना गुरु मानते थे, जैसा ये कह देते थे उस समय हर आदमी वो सब करने के लिए तैयार हो जाता था, और नेताजी इनके कहने पर वो पद छोड़ देते हैं, सीतारमैया को वो पद मिल जाता है। वहाँ भी इनकी बात की बहुत किरकिरी होती है, लेकिन उनके अलग विचार थे। उनको ये लगता था कि अगर सुभाष यहाँ रहा, इस पद पे रहा, तो ये कांग्रेस में बहुत ज़्यादा अहिंसक लोगों को तैयार कर देगा, जो कि वो गांधी जी नहीं चाहते थे। ये सब चीज़ें जो हम वो जानी हमने, इनके अलावा भी बहुत सी बातें हैं, बहुत से किस्से हैं, जो मुख्य बातें, मुख्य किस्से हैं, हम सिर्फ कम बात करेंगे क्योंकि हमको बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाना। तो इनके अलावा जो गांधी जी बापू बने, महात्मा बने, वो सब चीज़ें कैसे हुई और पूरे विश्व में इनकी क्या छवि थी, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे गांधी जी की उन उपलब्धियों के बारे में जिनसे गांधी जी इतना महान बने। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक सदी के महान वैज्ञानिक है, इनको सारी दुनिया जानती। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपना गुरु मानते थे महात्मा गांधी को, इतनी महान हस्ती थे महात्मा गांधी, और ये इन्होंने ही गांधी जी को इस सदी के महानायक कहा था, इस सदी के महानायक है। और वो कहते थे कि मतलब विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में हार्ड मास का कोई ऐसा पुतला भी हो सकता है जिसमें इतनी सहनशीलता हो सकती है। टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर आप जानते ही है, हमारे राष्ट्रगान के निर्माता, राष्ट्रगीत के निर्माता, जनगण मन के, उनको भारत का पहला नोबल 1913, भारत का छोड़िए पूरे एशिया का, या शायद एशिया भी छोड़िए, गैर यूरोपीय अगर किसी इंसान को पहली बार नोबल पुरस्कार मिला तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। हम किसी दिन व्यक्ति विशेष में इनकी भी बात करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही इनको महात्मा कहकर संबोधित किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के विचार नहीं मिलते थे। क्यों नहीं मिलते थे? कि रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधारा थोड़ी और ऊपर की थी, और ऊपर लेवल की थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो अंग्रेजों के समर्थक थे, ऐसा कुछ नहीं था।
उनकी मानवता को लेकर विचारधारा थी। वो कहते थे कि ये देश, ये सीमाएं, ये सब हम इंसानों ने बनाई है, सिर्फ मानवता श्रेष्ठ है, सारी जगह इंसान रह रहे हैं, हर जगह इंसान है, इंसानियत को देखो, सीमाओं के बंधन में मत बंधो। वो इस लेवल पे सोचते थे। गांधी जी उस लेवल पे नहीं सोच पाते थे, हम खुद नहीं सोच सकते, कोई नहीं सोच पाता था, सब अपने अपने देश और राष्ट्र के बारे में सोचने की स्थिति में हम हैं। लेकिन टैगोर साहब उससे ऊपर रखे थे। उस महान हस्ती ने, उन महान हस्ती ने महात्मा गांधी को महात्मा से संबोधित किया था। इसके बाद गांधी जी महात्मा कहलाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में अब भी हमने जाना कि सीतारमैया से विरोधाभास के बाद इनको वापस से पद छोड़ने के लिए गांधी जी ने कहा, और वो गरम दल के नेता थे और ये नरम दल के थे। विरोधाभास मतलब विचारधारा पूरी अलग अलग थी, लेकिन लक्ष्य एक था, देश की आज़ादी। मत अलग थे, मतभेद नहीं थे। उन्होंने राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया। कब किया? जब 1944 में सिंगापुर में एक रेडियो से इन्होंने अनाउंस किया था। आज़ाद हिंद फौज वहाँ जाकर के इन्होंने बनाई थी। हम उस पर भी बात करेंगे, कैसे यहाँ गांधी जी के बोलने के बाद ये भारत से चले गए, और उस समय हिटलर बहुत पावरफुल लीडर हुआ करता था और हिटलर की इन अंग्रेजों से नहीं बनती थी। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था और जाके हिटलर से मिले और वहाँ से जापान की सहायता से इनको सिंगापुर तक पहुँचे और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, और वहीं से राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया था। आप सोचिए, कुछ ना कुछ तो इस महान हस्ती में रहा होगा जो इनसे विरोध भी रखते थे, इसके बाद इनको इतना सम्मान देते थे। मार्टिन लूथर किंग एक अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक जो अफ्रीकन मूल के थे, अमेरिका में थे, और बहुत ही स्वतंत्रता संग्राम की और मानव सुधार के लिए बहुत बहुत बड़ी हस्ती है मार्टिन लूथर किंग। ये भी अपना गुरु मानते थे। मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई थी, वो भी महात्मा गांधी को अपना गुरु मानते थे। इनको बापू किसने कहा? तो चंपारण जो सत्याग्रह था उस समय राजकुमार शुक्ल ने इनको पहली बार बापू कहकर, कुछ इतिहासकार इससे पहले की कुछ एक घटना में भी और जिक्र करते हैं, शायद 1916 के लगभग की, कि वहाँ इनको पहली बार बापू कहा गया था। लेकिन ये अधिकतर लोगों का मत रहता है कि राजकुमार शुक्ल ने बापू कहकर इनको संबोधित किया। अब इनकी क्या बापू जी की क्या उपलब्धि, थोड़ी सी वो भी एक नज़र में जान लेते। 100 से ज़्यादा देशों में इनकी मूर्तियाँ लगी हुई है। अब सोचिए, आज हमारे देश में कितने ऐसे विदेशी लोग हैं जिनकी, क्रांतिकारी लोग हैं जिनकी मूर्तियां हैं। कहीं किसी ने देखी, कहीं कुछ हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन ये इतने महान थे कि 100 से ज़्यादा देशों में आज भी इनकी मूर्तियां लगी हुई है, और 150 से ज़्यादा देशों में, लगभग 150 देशों में 800 से ज़्यादा डाक टिकट बापू जी के नाम पर है। जो डाक टिकट में फोटो होती ना, आपने ध्यान दिया होगा तो देखिएगा, तो 150 देश, सोचो 150 देशों में 800 से ज़्यादा डाक टिकट में बापूजी की फोटो देखने को मिलती है। ये हस्ती है। 45 फिल्में बन चुकी है अभी तक इनके ऊपर। 45 फिल्में बहुत होती, एक ही कैरेक्टर के ऊपर 45 फिल्में बनना बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि हर कैरेक्टर पे 2, 3, 4, 5, 6 फिल्में, जैसे भगत सिंह पर भी 3, 4 फिल्में, मंगल पांडे पर 1, 2 फिल्में, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टर को या किसी को भी लगने लगता है कि अब ये सब तो लोग देख चुके, क्यों देखेंगे, क्योंकि वो फिल्म बनाने का उद्देश्य पैसा कमाना होता है। लेकिन इनके ऊपर अभी तक 45 फिल्में बन चुकी। रिचर्ड जो 7 बार ऑस्कर अवार्ड जीत चुके हैं, अभिनेता हॉलीवुड के, रिचर्ड इनको अपना गुरु मानते हैं, और वो कहते हैं ये सब बापूजी के कारण, गांधी जी की प्रेरणा से ये हुआ है कि मैं 7 बार, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा 7 बार ऑस्कर जीतने का रिकॉर्ड है इनका, और ये उसका श्रेय महात्मा गांधी को देते हैं। आप सोचिए, 500 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ही महात्मा गांधी के नाम पर लिखी हुई है। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस का नाम तो सुना होगा। नारायण मूर्ति जो कि अपनी सादगी के लिए आज भी पूरे हमारे देश में बहुत चर्चा में रहते हैं, और अभी रिसेंटली ये दूसरे सबसे बड़े दानवीर बनकर भारत में सामने आए हैं। ये दान करने में सबसे आगे, अगर रतन टाटा के बाद किसी का नंबर आता है, जबकि इनकम में बहुत पीछे अंबानी अडानी परिवार से, लेकिन दान करने में अगर टाटा के बाद किसी का नंबर आया है तो इन्फोसिस के जो
चेयरमैन है नारायण मूर्ति जी, इनका नाम आया है। ये गांधी जी को अपना गुरु मानते हैं और ये इन्फोसिस जो कंपनी है जो खड़ी हुई है, उस कंपनी के बनने के पीछे भी गांधी जी को श्रेय देते हैं कि गांधी जी के श्रेय है ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई। बर्गिस कुरियन श्वेत क्रांति, वैसे मैं बहुत सी वीडियो में खेती किसानी की जब हम बात करते थे, हरित क्रांति की बात करते हैं, हरित क्रांति जैसी एक श्वेत क्रांति भी आई थी, क्योंकि भारत में दूध की कमी भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उन्नत किस्म की नस्ल विकसित करने के लिए गाय भैंसों की श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी डॉक्टर बर्गिस कुरियन के सहयोग से। और बर्गिस कुरियन श्वेत क्रांति की सफलता के पीछे महात्मा गांधी को मानते हैं। महात्मा गांधी की प्रेरणा से ये हुआ। एक खेड़ा सत्याग्रह है, उसके हमने जो सत्याग्रह बापूजी के पढ़े, उनके अलावा एक खेड़ा सत्याग्रह था जिसमें सरदार पटेल बहुत उभर कर सामने आए थे, उसका नेतृत्व बापूजी ने किया था। वही खेड़ा सत्याग्रह भी किसानों ने दूध की मांग बढ़ाने के लेकर किया था, अंग्रेजों को दूध की सप्लाई बंद कर दी थी, वो हम फिर किसी वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो उस श्वेत क्रांति के जनक है बर्गिस कुरियन, वो भी गांधी जी को श्वेत क्रांति की सफलता के पीछे राज मानते हैं। विंस्टन चर्चिल जो कि धुर विरोधी थे गांधी जी के, और वो नहीं चाहते थे कि भारत को आज़ादी मिले, और उस समय जो ये विंस्टन चर्चिल नंगा फकीर कह करके गांधी जी को बुलाया करते थे, उनके साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनकी मूर्ति लगी हुई है। इतना प्रभाव गांधी जी का रहा। विंस्टन चर्चिल के साथ लगी। 7 बार गिरफ्तार हुए अपनी जिंदगी में, क्षमा चाहेंगे 13 बार गिरफ्तार हुए हैं महात्मा गांधी, और 6 साल 5 महीने के लगभग ये जेल में रहे हैं। इनकी 13 बार की गिरफ्तारी में 6 साल 5 महीने जेल में रहे। पहली बार 1969 में इनकी 100वीं जयंती पर इनकी फोटो हमारी भारतीय करेंसी पर एक नोट पर छापी गई थी। उस समय L.K. झा भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। बाद में 1992-95 के लगभग फिर अशोक स्तंभ की जगह गांधी जी की फोटो आने लगी। तो ये हमने गांधी जी के बारे में जाना, और गांधी जी की महानता। गांधी जी वाज अ ग्रेट मैन, गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। तरह तरह की बातें, बहुत तरह की, और कुछ लोग अलग अलग बातें होती हैं। और अंत में एक विवाद का मुद्दा और आता है कि पटेल को इन्होंने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो उसके पीछे इनका ये तर्क था कि पटेल की उम्र ज़्यादा थी किससे, जवाहरलाल नेहरू से। और गांधी जी जानते कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री बने तो कम से कम लंबे समय तक देश को वो संभाल सके। और एक और ये था कि नेहरू सेकंड पोजीशन स्वीकार नहीं करते तो वो कांग्रेस को तोड़ देते और फिर स्थिति गड़बड़ हो जाती। अब बंटवारे के समय पर भी लोगों में इनके प्रति विरोधाभास है। तो उस समय भी ये हुआ था कि इन्होंने तो नेहरू और पटेल दोनों से कहा था कि ये जिन्नई को प्रधानमंत्री बन जाए तो क्या कर लेगा, लेकिन उस पर दोनों राजी नहीं हुए और अंततः बंटवारा गांधी जी नहीं रोक पाए। पटेल को नहीं बनने दिया, उनके पीछे उनके यही तर्क थे कि अगर ये इसको बनाया तो नेहरू कांग्रेस तोड़ देगा और फिर स्थिति फिर से बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि देश ऑलरेडी बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा था और एक उनकी उम्र भी ज़्यादा थी। और हुआ भी वही, कुछ दिन बाद 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इस दुनिया में नहीं रहे। और फिर उस समय लोगों को लगा कि हाँ, बापू जी की सोच बहुत अग्रिम सोच के व्यक्ति थे, बहुत आगे की सोच के थे। अब मैं व्यक्तिगत अगर बात करूं तो गांधी जी का कोई नहीं है, वो गांधी जी सबके हैं। अगर हम SC ST वर्ग में जाएं तो वो भी नाराज रहता है कि हमको जो 2 वोटों का अधिकार मिल रहा था वो गांधी जी ने नहीं मिलने दिया। और RSS या उससे संबंधित लोग जो नाथूराम गोडसे उस समय ऐसा मतलब कुछ अभी ऐसे कोई ऑथेंटिक नहीं, लेकिन एक चर्चा है, मतलब बातें ऐसी आती है कि वो उस समय शायद RSS के सदस्य थे, लेकिन RSS ने उससे इनकार किया था। इसलिए ऐसे बहुत से साधु संत भी गांधी जी पे अनवन टिप्पणियां करते सामने आते हैं, और बहुत से धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी गांधी जी को हिंदू विरोधी इस तरह का बताते। लेकिन ये गीता हमेशा अपने साथ रखते थे और यही बात कहते थे कि भगवत गीता मुझे हर काम में, जब भी मुसीबत होता हूँ, भगवत गीता से मुझे प्रेरणा मिलती है, मुझे शक्ति मिलती है ये करने की। और रघुपति राघव राजा राम
ये भजन हमेशा उनका चलता रहता था। और जब कहते हैं मौत हुई, नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, लोग नाथूराम गोडसे को हमारे देश में हीरो मानते हैं। अगर इतना ही बड़ा हीरो था तो एक दो अंग्रेज को मार देता, तब मान लेते कि हाँ ठीक है भाई तूने बहुत अच्छा काम किया। तब भी उनके अंतिम शब्द उनके मुंह से हे राम ही निकला था। और ये सब बहुत सी चीज़ें हमने बापू जी के बारे में जानी। अगर रही बात पटेल साहब की, तो पटेल साहब जानते, अगर जीवित रहते तो ठीक है। 1952 में जो पहली बार हमारे देश में आम चुनाव हुए थे, तब तो महात्मा गांधी नहीं थे। फिर सारे लोग चाहते तो उनको बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वो एक दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे और उन्होंने इसलिए उनको नहीं बनने दिया। ST/SC एक्ट का भी विरोध करते थे गांधी जी। एक्ट उस समय तो नहीं था, लेकिन चाहते ही नहीं थे कि आरक्षण मिले। गांधी जी की सोच ये थी कि अगर आपने ये सब लिया तो आप सारी जिंदगी दलित और पिछड़े बनकर ही रहोगे। और आज वही हो रहा है, जो कानून आज बन चुका है, इससे आरक्षण मिल रहा है लोगों को, वो हकीकत में वैसे के रहेगा। मतलब आरक्षण मिल के नौकरी जरूर पा रहे हैं, लेकिन उसके कारण वो उनकी जाति विशेष की एक अलग पहचान हो गई। अगर वो नहीं होती तो शायद आज इतने सरनेम लोग लिखने लगे, वो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था में घुम जाते। इसीलिए गांधी जी ने 2 वोटों का अधिकार भी नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इनको तोड़ दिया तो जिस तरह से मुसलमान को तोड़ के अंग्रेज़ों ने अलग पाकिस्तान बना दिया, कल को भारत में एक बड़ी समस्या और खड़ी हो जाएगी। इससे दूरगामी सोच के व्यक्ति थे और सबके अपने अपने विचार है, सब अपने हिसाब से अच्छा बुरा समझ सकते हैं। हमारा व्यक्तिगत राय हम कुछ नहीं कह सकते, जो बात थी हमने कह दी है। तो गांधी जी की जयंती पर आज गांधी व्यक्ति विशेष में बस इतना ही। फिर किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में हम किसी वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अपने आसपास साफ सफाई बने रखें, अपने अड़ोसी पड़ोसी से प्यार मोहब्बत बनाए रखें, बेफिजूल के लड़ाई झगड़े में ना पड़ें, सबसे प्यार मोहब्बत अमन शांति बनाए रखें। यही हमारा कहना है। धन्यवाद। जय हिंद।